बाजार में राकेश की लोहे की दुकान है। आज शाम को ग्राहक ज्यादा आ जाने से उसे दुकान बंद करने में देर हो जाती है। दुकान बंद करके रमेश मोटरसाइकिल से अपने घर जाने लगता है। आज देर से दुकान बंद करने के कारण उसे भूख लग जाती है और मोटरसाइकिल चलाते हुए रमेश सोचता है, यार इतनी तेज भूख लगी है कि चक्कर आ रहे हैं। मुझे बाजार में ही रुककर कुछ खा लेना चाहिए था। अब इतनी रात को इस रास्ते पर कुछ मिलेगा भी नहीं। हे भगवान, काश ये कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी राकेश को रास्ते पर एक पानी पूरी का स्टॉल दिखाई देता है। राकेश आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यहाँ तो पानी पूरी का ठेला है, लेकिन इतनी रात को ये पानी पूरी वाला यहाँ क्या कर रहा है? चलो मुझे क्या, मुझे तो कुछ खाने को मिल गया। राकेश पानी पूरी वाले के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके उससे पूछता है, क्यों भैया, इतनी रात को पानी पूरी की दुकान खोलकर बैठे हो? कोई ग्राहक आता है क्या? मेरी दुकान रात में ही खुलती है और जो कोई भी रात को भूख से परेशान होकर भटकता हुआ आता है उसे मैं पानी पूरी खिलाता हूँ। ठीक है भैया, फिर फटाफट मुझे 3 प्लेट पानी पूरी खिला दो। बहुत जोर की भूख लगी है। 3 प्लेट क्या, 4 प्लेट खाओ, 4 प्लेट। मैंने तो 3 प्लेट मांगा है, पर आप मुझे 4 प्लेट क्यों खिला रहे हैं? उसका पैसा कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगा। उसका पैसा कोई नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी तरफ से मुफ्त में है। भैया फोकट में क्यों खिला रहे हो मुझे? क्योंकि आज की रात आप मेरे पहले ग्राहक हैं। जो भी मेरा पहला ग्राहक आता है उसे मैं 1 प्लेट एक्स्ट्रा पानी पूरी खिलाता हूँ। रमेश खुश हो जाता है और मजे से पानी पूरी खाने लगता है। पानी पूरी खाते खाते अचानक उसकी नजर पानी पूरी वाले के पैर पर पड़ती है। रमेश डर जाता है। रमेश ये बात जानता था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। उसके बाद रमेश अपनी प्लेट में देखता है तो पानी पूरी में पानी की जगह खून भरा होता है। ये देख रमेश और डर जाता है और कांपने लगता है। रमेश को कांपता देख पानी पूरी वाला बोलता है, क्यों भाई, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? खाओ खाओ, अभी तो और खाना बाकी है। इतना बोलते ही उस आदमी का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल और बड़ी हो जाती हैं। अब रमेश उसका चेहरा देख अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगता है। कहाँ जा रहे हो? अरे पानी पूरी तो खाते जाओ, अभी तो 1 प्लेट ही खाए हो। अब रमेश और तेज भागता है। तभी सामने से गांव के प्रधान अपनी जीप से आते हैं और रमेश को भागता देख अपनी जीप रोक देते हैं। रमेश प्रधान के सामने जाता है और प्रधान से बोलता है, प्रधान जी, मुझे बचा लीजिए मुझे। अरे क्या हुआ रमेश, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? प्रधान जी, वहां सामने एक भूत पानी पूरी बेच रहा है। मैं पानी पूरी खाने लगा तभी उसका चेहरा एकदम से बदलने लगा और वो एकदम से भूत बन गया। और जब मैंने पानी पूरी को देखा तो वो मुझे खून वाली पानी पूरी खिला रहा था। अब मेरी मोटरसाइकिल भी वहीं पर है। रमेश, तुम भी कुछ भी बात करते हो। कोई भूत भूत नहीं होता। नहीं प्रधान जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं वहां से। तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन चलो एक बार चलकर देख लेता हूं। रमेश जीप में बैठकर प्रधान को पानी पूरी के ठेले वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे कोई भी ठेला और आदमी नजर नहीं आता। बस वहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। मैंने क्या बोला था? कोई भूत भूत नहीं होता। तुम झूठ में डरे हुए हो। तुमने कोई नशा वशा किया है क्या? नहीं प्रधान जी, मैं तो कभी कोई नशा नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं, यहीं पर वो ठेला लगाकर पानी पूरी बेच रहा था।
चलो कोई नहीं, तुम्हारे मन का वहम होगा, भूल जाओ। अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और चलो। रमेश अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और जीप के आगे आगे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद रमेश को आगे कुछ दिखाई देता है। अचानक वो अपनी मोटरसाइकिल रोक देता है। रमेश को रुकता देख प्रधान भी अपनी जीप रोक देता है। अरे अब क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो। रमेश डरते हुए बोलता है, प्रधान जी, सामने से कोई आ रहा है। इतनी देर में वो पानी पूरी वाला रमेश के आगे आकर खड़ा हो जाता है और रमेश की गर्दन पकड़कर कहता है, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि पानी पूरी खाकर जा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, और जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब तुझे मारकर तेरे ही खून से पानी पूरी बनाकर कल दुकान लगाऊंगा। इतना कहकर भूत रमेश को मार देता है। अब भूत को देखकर प्रधान डरकर जीप छोड़कर उल्टे पैर भागने लगता है और तभी प्रधान के आगे वो भूत खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, क्यों प्रधान, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझता है। तुझे क्या लगा कोई भूत भूत नहीं होता? मुझे छोड़ दो भूत जी, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी भी आपका अपमान नहीं करूंगा। अरे मेरा सम्मान ही कब है जो तू मेरा अपमान नहीं करेगा? सारी दुनिया मुझसे डरती है, मुझे किसी के सम्मान की जरूरत नहीं। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। कल दोनों के खून से मैं बहुत बड़ी पानी पूरी की दुकान लगाऊंगा। इतना कहकर भूत प्रधान को मार देता है और दोनों के खून से पानी पूरी की दुकान लगाता है। रामनगर नाम का एक गांव था जिसमें हेमा नाम की एक औरत रहती थी। हेमा काला जादू करके लोगों को मार दिया करती थी। जिस पर भी वो काला जादू करती थी उसकी तस्वीर बना देती थी और अपने साधना वाले घर में रख देती थी। मंत्र पढ़कर उस तस्वीर में सुइयां चुभोना शुरू कर देती थी। जिस किसी की भी तस्वीर में वो सुइयां चुभो देती थी वो आदमी दर्द की वजह से चिल्लाने लगता था और अंत में काले जादू के असर उसके ऊपर होने लगते थे। वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। इस तरह हेमा को जो भी परेशान करता बात बात पर ही काला जादू करके वो उसे मार देती। हेमा के काले जादू के असर ने बहुत से लोगों को मार दिया था। उसके बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई कि गांव में महामारी आ गई है। जिसको भी यह महामारी अपनी चपेट में लेती है वह इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। एक दिन हेमा ने गांव के मुखिया पर ही काला जादू करने की बात सोची और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करके मुखिया की आकृति बनाने लगी। आकृति के सामने नींबू काटने लगी। नींबू काटकर आकृति को माला पहनाती है और पहली सुई आकृति के सीने में चुभाती है और सीने में सुई चुभते ही मुखिया के सीने में दर्द होने लगता है। तो लोग कहते हैं कि मुखिया भी महामारी की चपेट में आ चुका है। अब यह भी नहीं बचने वाला। मुखिया का लड़का राजेश शहर से एम्बुलेंस बुलाकर मुखिया को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाता है और सारी बात बताते हुए डॉक्टर से कहता है, अरे इस महामारी से हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं लेकिन डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं होता और डॉक्टर परेशान होकर सोचता है, यार ये कौन सी बीमारी है, इतना इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। बीमारी के जितने भी लक्षण थे उन लक्षणों को देखकर ही दवाइयां दी, उसके बावजूद असर नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान होकर मुखिया को अपने सीनियर डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। राजेश अपने पापा को लेकर सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचता है। सीनियर डॉक्टर सारी दवाइयों को देखता है और मुखिया को चेक करता है। मुखिया के शरीर में उसे किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई लक्षण नजर नहीं आता। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ जाता है
आखिर ये कैसी नई बीमारी है। डॉक्टर इधर सोच रहा होता है और उधर हेमा मुखिया की फोटो में सुई चुभो देती है। हेमा दूसरी सुई मुखिया की आंख में चुभोती है। जैसे ही हेमा आंख में सुई चुभोती है, मुखिया के आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। मुखिया कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी आंखों में सुई चुभो दी है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते ही देखते मुखिया की आंखों से खून बहने लगता है। डॉक्टर ने अपने जीवन में इस प्रकार का मरीज पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर सोच में पड़ जाता है और राजेश से कहता है, तुम्हारे पापा की बीमारी मेरी समझ से बाहर है भाई। वैसे मैं आराम होने के लिए दर्द का इंजेक्शन दे देता हूँ। अब तो तुम्हें अपने पापा को बड़े शहर में ही दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर अपने से भी सीनियर डॉक्टरों का पता देता है, जहां पर नए लोगों पर रिसर्च किया जाता है। रिसर्च सेंटर में डॉक्टर मुखिया के पास पहुंचते हैं और मुखिया की बीमारी का पता लगाने लगते हैं, लेकिन किसी को भी मुखिया के रोग के बारे में पता नहीं चलता। सभी डॉक्टर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। उसी रिसर्च सेंटर में एक बीमार तांत्रिक अपना इलाज कराने आता है। मुखिया को देखते ही तांत्रिक भड़क उठता है और डॉक्टरों से कहता है, मेरा रोग ठीक करो, मैं स्वस्थ होते ही मुखिया को ठीक कर दूंगा। इसे कोई रोग नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ और सिर्फ काला जादू का असर है, जिसके चलते दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। काला जादू नाम सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तांत्रिक को दवा देकर ठीक करते हैं। तांत्रिक ठीक हो जाने के बाद बोलता है, मैं जानता हूं कि आप लोग काले जादू को नहीं मानते, इसलिए मैं आप लोगों को जादूगरनी के पास ले चलता हूं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि काला जादू होता है, जिसे तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। तांत्रिक डॉक्टरों को लेकर मुखिया के गांव में पहुंचता है और नींबू पर मंत्र फूंक कर फेंकता है। नींबू गेंद की तरह आगे आगे चलने लगता है और उसके पीछे पीछे मुखिया, डॉक्टर और गांव के कुछ लोग चलते हैं। नींबू हेमा के दरवाजे पर जाकर रुक जाता है। नींबू के रुकते ही तांत्रिक बोलता है, काले जादू की जादूगरनी, तू इसी घर में है। मुखिया जब यह बात सुनता है तो अपने लड़के राजेश से कहता है, दरवाजा तोड़ दो राजेश, दरवाजा तोड़ दो। और दरवाजा टूटते ही सभी हेमा के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हेमा के घर में एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा था, जिस पर शैतान का बहुत विशालकाय चित्र लगा हुआ था। तांत्रिक बोलता है, इसी घर में जादूगरनी रहती है और काला जादू करती है। इस घर में प्रवेश करने वाला बच नहीं पाता है, क्योंकि इस घर में काले जादू की शक्ति है। दरवाजे के उस पार शैतान खड़ा रहता है और हेमा काला जादू कर रही है। हेमा को इस बात की भनक लग जाती है कि गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर आए हैं। हेमा गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ती है। देखते ही देखते दरवाजे से धुआं निकलने लगता है और सारे गांव वाले बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन तांत्रिक बेहोश नहीं होता। वो अपने झोले से छोटी सी जादुई छड़ी निकालता है और जादुई छड़ी से डायन को मार देता है। डायन जादुई छड़ी के प्रभाव से चिल्लाने लगती है और गांव छोड़कर चली जाती है। डायन के गांव छोड़ते ही सभी बेहोश लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और मुखिया भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर जब मुखिया को स्वस्थ देखते हैं तो उन्हें भी इस काले जादू पर विश्वास हो जाता है।